नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जनवरी 1991 नई दिल्ली वित्त मंत्रालय में एक अहम मीटिंग होती है। मीटिंग आरबीआई गवर्नर एस वेंकटरमन और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच होती है। आरबीआई गवर्नर बोलते हैं, सर, आरबीआई के पास जो सैकड़ों टन सोना है उसे गिरवी रखकर देश की अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक सुधारा जा सकता है। यह सुनते ही मनमोहन सिंह चौंक जाते हैं और भागे भागे प्रधानमंत्री के ऑफिस जाते हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर सिंह जी होते हैं और मनमोहन सिंह उनके आर्थिक सलाहकार। दोस्तों, ऐसी कौन सी परिस्थिति रही होगी, ऐसी क्या स्थिति आई जब देश का सोना इतनी ज़्यादा मात्रा में गिरवी रखना पड़ा। एक बात हम और आप सभी जानते हैं कि किसी परिवार की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती है तभी घर के सोने और ज़मीन गिरवी रखने का नौबत आता है। और जब देश के साथ ऐसा काम हो रहा हो तो यानी कि बहुत ही दयनीय स्थिति रही होगी। 1991 की आर्थिक संकट आखिर क्या था वो, इसके कारण क्या थे, और अगर ऐसी स्थिति आई तो एक दो दिन में या एक दो साल में तो आई नहीं होगी। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमने योजना आयोग का गठन किया, जिसे पंचवर्षीय योजना भी कहते थे। अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट हुए। उसके बावजूद भी 1991 में देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। इसका सबसे पहला कारण ये था कि 1947 से लेकर 1977 तक देश में केवल एक ही पार्टी की सरकार थी, और 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो एक तरीके से राजनीतिक कंपटीशन शुरू हो गया, जिससे पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अलग अलग वादे करने लगीं, टैक्सेस में कटौती करने लगी, फ्री में चीज़ें बांटने लगी। तो ये सारी चीज़ें लगभग 20 से 25 वर्षों तक चलती रही। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि 1947 से लेकर 1990 तक कई सारे युद्ध हुए। 1947 का युद्ध, 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, और भी कई प्राकृतिक आपदाएं, और ये सारे युद्ध बहुत बड़े बड़े युद्ध थे। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से बैकग्राउंड तैयार ही हो रहा था। दोस्तों, अर्थव्यवस्था बिगड़ने का जो बेसिक कारण होता है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और सही तरीके से चलाने के लिए कोर सेक्टर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कोर सेक्टर यानी कि जैसे कि कोयला, बिजली, पेट्रोलियम, गैस, स्टील, लोहा और सीमेंट, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सारे कोर सेक्टर में आते हैं। और अगर इनकी महंगाई हो रही है, यानी कोर सेक्टर अगर टूट रहा है तो देश की महंगाई बहुत तेज़ी से जाती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, अगर बिजली महंगा हो गया तो बिजली से चलने वाली जो भी चीज़ें होंगी वो सब महंगी होंगी। कोयला महंगा हो गया तो कोयले से चलने वाली जो भी चीज़ें होंगी वो महंगी हो जाएंगी। सीमेंट हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें ये कोर सेक्टर है। इनके महंगे होने पर और इनकी कटौती होने पर देश की इस स्थिति बहुत हद तक बिगड़ जाती है, अर्थव्यवस्था टूटने लगता है। तो देश का जो कोर सेक्टर था दोस्तों, ये 1991 में पूरी तरीके से टूट चुका था और इस पे पूरी तरीके से सरकार का ही कंट्रोल था। और इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी, अर्थात विदेशी निवेश ना के बराबर थे। और हमारे देश में लाइसेंस परमिट का राज था। लाइसेंस परमिट का राज का मतलब, एक तो देश में प्राइवेट कंपनियां थी नहीं, बहुत कम थी, और जिन पे जो थी उन पे बहुत सारे नियम कानून थे। मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाएगा, किस दाम में बेचा जाएगा, कितना बनाया जाएगा, ये सारा सरकार निर्धारित करती थी, जिस वजह से लोग प्राइवेट कंपनियां डालना नहीं चाहते थे। जब प्राइवेट कंपनियां रहेंगी नहीं तो देश में कोई चीज़ें बनेंगी नहीं, ये सारी चीज़ें विदेशों पर निर्भर रहेंगी। और यही कारण था कि देश की अर्थव्यवस्था चल नहीं पा रही थी। ये सारे कारण तैयार ही हो रहे थे। भारत आईएमएफ से लोन की बात ही कर रहा था, तभी 2 अगस्त 1990 को इराक कुवैत पर आक्रमण कर देता है
और कुवैत पर कब्ज़ा कर लेता है, और ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द होता है। अरब से जो तेल मिलने वाला था वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है, और अमेरिका इराक़ पर हमले की तैयारी करता है। इस बीच अमेरिका एक प्रस्ताव रखता है कि जब अमेरिकी एयरफोर्स इराक़ पर हमला के लिए आएंगे तो वो इंडिया में रिफ्यूलिंग करेंगे, यानी कि इंडिया में आके लैंड करेंगे, यहाँ रिफ्यूलिंग करेंगे। अमेरिका का यह प्रस्ताव मानना यानी कि गल्फ़ वॉर में अमेरिका का साथ देना था, और इंडिया के लिए अरब के सारे देश दोस्त की तरह थे, जिसमें इराक़ भी था, और ये हमारे लिए मंजूर नहीं था। और इसी बीच सोवियत संघ का भी विघटन हो जाता है, जो कि 15 देशों में टूट जाता है, जो कि इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस, ये 15 देश टूट जाते हैं। विदेशों से किसी प्रकार की मदद की उम्मीद ख़त्म हो जाती है। ना चाहते हुए भी हमें अमेरिका का यह प्रस्ताव मानना पड़ा। इसके बाद ही IMF ने हमें लोन दिया। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये यूरोप और अमेरिका द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा संस्था है जो विकट परिस्थिति में लोगों को लोन देता है, देशों को लोन देता है, और इसमें सबसे ज़्यादा दबदबा अमेरिका का है, और हमें IMF से लोन लेने के लिए अमेरिका का यह प्रस्ताव मानना ही पड़ा। IMF ने लोन के साथ साथ कई सारे शर्त भी रखे। सबसे पहला शर्त ये था कि विदेशी निवेशकों को भारत में व्यापार करने की छूट देना। दूसरा, डॉलर के मुकाबले रुपए को कमज़ोर करना। डॉलर के मुकाबले रुपए को कमज़ोर करने का मतलब यही था कि विदेशी निवेशकों को फ़ायदा हो, और सीधे सीधे उनको फ़ायदा हो जिनकी करेंसी डॉलर हो। यहाँ समझना है दोस्तों, जैसे कोई विदेशी निवेशक अगर इंडिया में किसी प्रकार का निवेश करना चाहता है तो उसे किसी न किसी तरीके का फ़ायदा होगा, तभी वो करेगा। और अगर $1 बराबर ₹1 रहा तो उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कोई विदेशी निवेशक अगर यहाँ पे कंपनी डालना चाहता है तो उसके बिल्डिंग मटेरियल के लिए, मज़दूर के लिए सारी चीज़ें यहीं से करनी पड़ेंगी, और अगर उसका डॉलर और रुपया एक बराबर रहा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए डॉलर के मुकाबले रुपए को कमज़ोर किया गया। जैसे कि अगर $1 बराबर ₹2 होगा तो जो चीज़ें ₹2 में मिलेंगी हिंदुस्तान में, उससे वो एक ही डॉलर में मिल जाएगा, और उसका सीधे सीधे $1 बच जाएगा। तो इसलिए डॉलर के मुकाबले रुपए को कमज़ोर किया गया। इससे इंडिया का क्या फ़ायदा है? इंडिया का ये फ़ायदा है कि एक तो विदेशी निवेशक इंडिया में आएंगे, यहाँ के चीज़ों को खरीदेंगे, कंपनी यहाँ डालेंगे, मज़दूर यहाँ से लेंगे, सर्वर जो वहाँ पे काम करने वाले कंपनी में होंगे वो यहाँ से लेंगे, उन लोगों को सैलरी यहाँ के लोगों को देंगे, और हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इससे इंडिया को ये फ़ायदा था। दोस्तों, ये सभी हो ही रहा था तो जाहिर सी बात है देश में राजनीतिक उथल पुथल तो शुरू हुआ ही होगा, और इस PV नरसिंह राव जी का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। 21 जून 1991 को PV नरसिंह राव प्रधानमंत्री बनते हैं और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनते हैं। इससे पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे, और अब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री होते हैं और PV नरसिंह राव प्रधानमंत्री होते हैं, और उनके सामने ये समस्या सबसे विकट होती है। IMF से लोन मिलने के बाद, सोना गिरवी रखने के बाद जो पैसे हिंदुस्तान में आए, जो पैसे हमारे देश में आए, उसे किस प्रकार निवेश किया जाए, कहाँ खर्च किया जाए, किस तरीके से खर्च किया जाए, ये भी एक तरीके से सोचना था। मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट पेश किया और उन्होंने कहा कि नो पावर ऑन द अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया व्हिच टाइम हैज़ कम। मतलब जिस विचार का समय आ चुका है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती है। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्या है ये लिबरलाइजेशन? LPG आखिर क्या है? ये LPG प्रोग्राम देश की अर्थव्यवस्था को ऐसे जगह से निकाल करके ले आया जहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। इससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि देश में जो परमिट लाइसेंस का राज था, जिससे प्राइवेट कंपनियां निकल के बाहर नहीं आ रही थी, इसका यही सबसे बड़ा कारण था। सरकार उदार नहीं थी। उदार होने का मतलब
एक तरीके से सरकार छूट नहीं कुछ चीज़ों में दे पा रही थी बड़ी बड़ी कंपनियों को। और दूसरा था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट लोगों को प्रोत्साहन देना, प्राइवेट लोगों को आगे लाना, ताकि विदेश में भी प्राइवेट चीज़ें निकलें। जैसे कि पहले जो भी चीज़ें थी सब सरकारी थी, परिवहन सरकारी था, हवाई जहाज़ वगैरह चीज़ें सरकारी थी, और भी बहुत सारी कंपनियां सरकारी थी, और कोर सेक्टर के काफ़ी सारी कंपनियां सरकारी थी, जिस वजह से सरकार को सारी चीज़ पे ध्यान दे पाना बहुत ही मुश्किल था। और प्राइवेटाइजेशन करने से ये सबसे ज़्यादा आसान था कि सरकार का नज़र केवल कंपनियों पे नहीं, उनके मज़दूरों पे नहीं, केवल उन लोगों पे होता जो कंपनी लगाए हुए हैं, और सारा काम धाम प्राइवेट कंपनियों को करना रहता। तो इससे सबसे बड़ा सुधार ये भी ज़रूरी थी। और तीसरा ग्लोबलाइजेशन, जिसे वैश्वीकरण कहते हैं, भूमंडलीकरण, मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अभी मैंने एक बात बोला कि आईएमएफ ने लोन देने के बाद कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें से एक शर्त ये था कि बाहरी विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान में आने का मौका देना, मतलब विदेशी व्यापार को हिंदुस्तान से जोड़ना। इससे पहले तो नहीं था। तो ये चीज़ हिंदुस्तान में किया गया। एलपीजी प्रोग्राम लाया गया, जिसमें विदेश से कंपनियां आईं, और इस तरह देश की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था से एक खुली अर्थव्यवस्था हो गई। विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में आने लगीं और पैसे से पैसे बनने का सफ़र शुरू हो गया। एक चीज़ और समझना है दोस्तों कि जैसे ये जो वैश्वीकरण किया गया, ग्लोबलाइजेशन किया गया, विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान में आने का मौका दिया गया, तो क्या इसे उस वक्त नहीं किया जा सकता था जब देश हमारा आज़ाद हुआ? एक चीज़ समझिए, जिससे हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों ने शासन किया, तो एक चीज़ आप देखेंगे कि एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब कि ब्रिटेन की केवल एक कंपनी ने पूरे भारत पर शासन किया। इससे ये हमेशा डर बना रहता था कि तुरंत ही देश अगर हमारा आज़ाद हुआ है, उतना अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं थी, तो अगर ये चीज़ हम शुरुआत में कर देते तो विदेशी निवेशक बढ़ जाते, विदेश की कंपनियां फिर से बढ़ जाती, और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं, हमारे जो देश के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं दबने लगते। इस वजह से शुरुआत में हमने ये चीज़ को नहीं लाया, और 1991 में लाया भी तो एक अलग ही नियम की तरह से लाया कि अगर कोई विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में आकर के निवेश कर रही है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये रहेगा कि यहाँ के किसी न किसी व्यापारी से उसे समझौता करना होगा, जिसमें से 49% भागीदारी उनकी रहेगी, यानी 49% भागीदारी विदेशी निवेशक की रहेगी और 51% भागीदारी हिंदुस्तान के निवेशक की रहेगी। इससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का पकड़ मजबूत रहता और विदेशी निवेशक का पकड़ उतना ज़्यादा मजबूत नहीं रहता, जिससे हमें हिंदुस्तान के लोगों को एक तरीके से उठने का फ़ायदा होता, और ये चीज़ किया गया। तो ये चीज़ मनमोहन सिंह जी के दिमाग का उपज था, और इसी वजह से मनमोहन सिंह को एक बेहतर इकोनॉमिस्ट, एक बेहतर अर्थशास्त्री के रूप में भी जाना जाता है, और इस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरी। जय हिंद दोस्तों।